Okay. So let's we discuss about Michelson-Morley experiment here. तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि करना ही क्यों है एक्सपेरिमेंट। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल का एक ब्यूटीफुल आइडिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि लाइट की स्पीड मोशन ऑफ द सोर्स इस पर डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब कि अगर मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है, उसको लेके मैं कितनी रफ्तार से दौड़ता हूं, फिर उसको एमिट करता हूं मैं लाइट को, तो वो डिपेंड नहीं करती है कि लाइट की रफ्तार बढ़ जाएगी, वो लाइट की रफ्तार उतनी ही रहेगी। सी एंड रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एब्सोल्यूट लेंथ के बारे में। वो क्या बताया था मैंने कि अगर आप किसी रात को सोते हो और रातों रात एवरीथिंग ग्रोन्स बिकम सब कुछ चीजें साइज में बड़ी हो जाती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आपके हेयर, एवरीथिंग, तो इस केस में क्या होगा? कैन यू से दैट यू आर ग्रोन इन साइज, यू हैव बिकम बिगर इन साइज? तो हमारे पास कोई भी ऐसी लेंथ या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे हम कंपेयर करके बताएं कि हमारी साइज बढ़ा हुआ है। इन द सेंस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हाइट को कैसे नापते हैं, वो कितने बड़े हुए कितने नहीं, तो एक दीवार के सामने अपना एक स्केल बना लेते हैं। अब जब उनकी हाइट बड़ी होती है तो वो स्केल से अब उनका स्केल यहां आ जाता है शिफ्ट होके, यहां से यहां आ जाता है शिफ्ट होके। अब जब उनकी हाइट बड़ी हुई, क्या ये साइज स्केल बड़ा हुआ? क्या नहीं। तो इससे क्या पता चला? अगर ये साइज बड़ा नहीं हुआ तो किसकी हाइट बढ़ी है? उस बच्चे की हाइट बढ़ चुकी है। अच्छा, ये क्या मिला आपको? एक रिजल्ट हमें ये मिला कि अगर हमें ये पता करना हो कि किसी की हाइट बड़ी है कि नहीं बड़ी है, लेंथ छोटी हुई कि बड़ी हुई, वी नीड टू कंपेयर, वी नीड टू थिंग्स सो दैट वी कैन कंपेयर। रिलेट करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में कितनी बड़ी हुई है, और यह बताने के लिए एक चीज को एब्सोल्यूट होना पड़ेगा। अगर उस बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वो स्केल के लेवल को नहीं बढ़ना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि यस, बच्चे की हाइट बढ़ चुकी है। ये किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी है? उस स्केल के रेस्पेक्ट में। उसको पॉज करो जरा। ओके, तो जैसे हमें लेंथ को बताने के लिए कि बड़ी है कि नहीं, हमें एक एब्सोल्यूट लेंथ चाहिए। द सेम केस विद स्पीड, एक ऐसी स्पीड जो किसी के रेस्पेक्ट में ना बढ़े। द केस कहने का मतलब ये कि हमने ये जाना कि अगर हम कहते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म होता है, तो ये बताओ कि हम चल रहे हैं, कैसे बताएंगे? जिस कमरे में आप बैठे हैं, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आप सन के अराउंड चल रहे हैं? यह प्रूव करने के लिए न्यूटन ने कहा खुद, देयर इज नो मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट बाय विच यू कैन डिटेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। आपके पास यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने का कोई भी मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट करना हो तो एक ब्यूटीफुल सा आइडिया, मैक्सवेल का, जो उन्होंने लाइट की स्पीड निकाली, वो लाइट की स्पीड c इक्वल्स 1/√μ0 ε0। 12th क्लास का कंसेप्ट यू नो। ये स्पीड एक फिक्स नंबर निकल के आई, लेकिन हमें तो पता है कि स्पीड किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। जो लाइट की रफ्तार है 3 × 10⁸, वो रफ्तार किसके रेस्पेक्ट में? सो हमने ये आइडिया ले लिया कि वो रफ्तार जहां से लाइट आ रही है, स्पेस। फिर एक हाइपोथेटिकल मीडियम इंट्रोड्यूस किया हमने इंट्रोड्यूस किया कि चलो वो ईथर है जिसके रेस्पेक्ट में लाइट की रफ्तार इतनी है, 3 × 10⁸। कमाल। अब वो मीडियम है, तभी लाइट की रफ्तार कितनी निकल के आई? इतनी मीटर/सेकंड। वो मीडियम है, इसलिए वो लाइट की रफ्तार इतनी है, ये हमने सबने मान लिया। वो मीडियम कहां कहां होता है? हर जगह, ग्लास में, एवरीवेयर देयर इज मीडियम।
और कौन सा मीडियम? ईथर। तभी तो लाइट हर जगह ट्रेवल करती है। बहुत अच्छा है, हमने ये मान लिया कि वो मीडियम है, मान लिया। मीनिंग क्या है? इट इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम, कि वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसमें लाइट प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। एक वेव का पैटर्न बना के लाइट आती है उस मीडियम के थ्रू, एंड इट वाज प्रूवन बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन क्या प्रूव किया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट इज ए वेव, मीडियम नहीं। मीडियम को प्रूव नहीं करना हमें, ना मीडियम को डिटेक्ट करना है। मीडियम है ये माना, और उसी के वजह से लाइट की रफ्तार ये। तो मीडियम पे कोई सवाल नहीं करना है, पहले के टाइम की बात। तो देयर इज हाइपोथेटिकल मीडियम इन विच एवरीथिंग इज फ्लोटिंग लाइक इन द सी। जैसे समुद्र में सब चीजें फ्लोट करती हैं, वैसे ही उस मीडियम में अर्थ, प्लेनेट, सन, एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। बहुत ब्यूटीफुल, ओके, बढ़िया है, गो ऑन। अब हमें मीडियम मान लिया। दूसरी बात, जब मैक्सवेल का ये आइडिया आया कि लाइट की रफ्तार इतनी है कमाल की, एक फिक्स नंबर, उस फिक्स नंबर के बारे में एक बहुत ही कमाल का कंसेप्ट मैक्सवेल ने ये दिया कि हाँ, ये लाइट की रफ्तार मोशन ऑफ सोर्स पे। मोशन ऑफ सोर्स मतलब एक टॉर्च लेके मैं भाग रहा हूं और दूसरी तरफ एक बॉल लेके भाग रहा हूं। बॉल को मैं थ्रो करता हूं 40 की स्पीड से, मेरी भागने की रफ्तार 10 है, तो बॉल की रिलेटिव रफ्तार ग्राउंड वाले के लिए 50 हो जाएगी। बट मैं कितनी भी रफ्तार से भागूं, लाइट को जब भी एमिट करता हूं, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर एवरी टाइम वो यही देखता है कि लाइट की रफ्तार इज कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मोशन ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो ऑब्जर्वर सामने से आ रहा हो वो बता सकता है कि लाइट की रफ्तार बढ़ चुकी है। मैं फिर से बताता हूं मैक्सवेल का आइडिया, और ये मैक्सवेल का आइडिया है। आई डोंट नो कि आप रिलेटिविटी कहां से पढ़ेंगे, बट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि मैक्सवेल का आइडिया ये वो क्या है कि अगर ये सोर्स अभी चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक लाइट निकली है, रफ्तार वी नो सी। एक ऑब्जर्वर सामने खड़ा है, उसके पास कमाल का डिवाइस है, स्पीडोमीटर, स्पीड को नापने वाला, मान लो। तो वो ऑब्जर्वर लाइट की रफ्तार को अपने स्पीडोमीटर में सी मेजर करता है, और वो कहता है मैं रुका हुआ हूं, मैं रुका हूं, मुझे तब पता चला जब मैंने लाइट को नाप लिया। ऑब्वियस है, लाइट का सोर्स ये कितनी रफ्तार से भाग रहा है, आई डो नॉट नो, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं पता। इसकी रफ्तार कुछ भी हो सकती है। मैं यहां खड़ा था, मुझे लाइट की रफ्तार सी दिखाई दी, मतलब कि लाइट के रेस्पेक्ट में मेरी रफ्तार 0 है, मैं रेस्ट पर हूं। बट व्हाट हैपेंस इफ यही सोर्स सी स्पीड, यही ऑब्जर्वर फिर से स्पीडोमीटर, इस बार लाइट की रफ्तार c + v उससे ज्यादा मिली। लाइट की स्पीड मोशन ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ज्यादा होगी कम, लेकिन ये तो डिटेक्ट कर सकता है, इसको तो पता लग सकता है ना कि लाइट की रफ्तार बढ़ चुकी है। क्यों? यही तो बात है, यही तो बात है कि उसको ये रफ्तार ज्यादा क्यों मिली, क्योंकि वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। मतलब कमाल हो गया। यूनिफॉर्म मोशन वो जिसमें हम मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप अर्थ पे बैठे हो, सपोज कि अर्थ सीधी चल रही है, सामने सन से लाइट निकल के आ रही है, अर्थ में हम बैठे हैं, अर्थ कहां जा रही है, सन की तरफ जा रही है। अगर लाइट की रफ्तार में ज्यादा मिल गई, इसका मतलब क्या है, कौन मूव कर रहा है, सन मूव करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लाइट की रफ्तार ज्यादा क्यों मिली, क्योंकि ये मोशन खुद अर्थ कर रही थी, अर्थ में बैठा ऑब्जर्वर कर रहा था। फिर जब अर्थ ऐसे जाएगी तो पीछे की तरफ जा रही है, लाइट की रफ्तार कम मिल जाएगी। तो कम और ज्यादा का फर्क क्यों आएगा, बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, इजी सा कंसेप्ट, ये
मैक्सवेल के दिमाग का आइडिया, जिसको कैरी फॉरवर्ड किया माइकलसन ने। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, बनाया, निकाला लाइट की रफ्तार। उन्होंने जो डिजाइन किया सेटअप बड़ा ही खूबसूरत था। कंसेप्ट क्या है उसका, क्यों डिजाइन किया? यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने के लिए, अर्थ की स्पीड नहीं नापने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने के लिए माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। हमें क्या पता लगाना है कि ये ऑब्जर्वर चल रहा है, बस। कैसे पता लगेगा? जब उसको रफ्तार ज्यादा मिल जाएगी, कम मिल जाएगी, पता लग जाएगा। अल्बर्ट माइकलसन ने एक्सपेरिमेंट किया आगे। उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। कैसे किया, क्यों क्या, बताता हूं मैं। जब तैयार किया, लाइट की रफ्तार निकाली, तो ये पता चला कि लाइट की रफ्तार तो बढ़ी ही नहीं। क्या अर्थ नहीं चल रही है? अर्थ तो चल रही है। ये बात कैसे सामने आई थी? ये बात तब सामने आई थी जब केपलर्स लॉ, जो लोग मान रहे थे कि अर्थ सेंटर में है, उसको मानकर पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसी टाइम पर एक्लिप्स और भी फिनोमिना थी, मून एक्लिप्स, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ये चीज कब एक्सप्लेन हुई? जब सन को सेंटर में माना और अर्थ को घुमाया, तब एक्लिप्स एक्सप्लेन हुआ और ये मान लिया गया कि सन सेंटर में है, अर्थ मूव कर रही है। इसका मतलब डेफिनेटली कर रही है। कर रही है तो हमें रफ्तार मिलनी चाहिए इतनी। नहीं मिली, नहीं मिली रफ्तार। गलती हो सकती है अल्बर्ट माइकलसन से। क्या पता सेटअप कुछ अच्छा ना हो, सेटअप में इंप्रूव करने की नीड हो, तो वो लेकर अपना सेटअप चलेगा मोरले के पास। ही वॉज अ प्रोफेसर, मोरले चलेगा उनके पास लेकर सेटअप। उन्होंने सेटअप को इंप्रूव किया, एक्यूरेट किया और बढ़िया किया। जब सेटअप कंप्लीट तैयार हुआ, फिर से निकल पड़े यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। कौन? माइकलसन एंड मोरले। देयरफॉर आई एम सेइंग कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू डिटेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अर्थ। इट इज द उनका ये एम था। फिर इसमें एक ब्यूटीफुल रिजल्ट और निकल के आने वाला था। वो क्या था? कि अर्थ की स्पीड को भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। वो कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स वी सी कि उनका सेटअप क्या था और उनका मकसद क्या था। यहां देख सकते हैं छोटा सा कि उन्होंने ये माना कि अर्थ जो है वो ईथर में चल रही है। अर्थ ईथर में चल रही है, अर्थ मूव कर रही है। इट इज ऑब्वियस। जैसे आप किसी कार में बैठे हो, ओपन कार है, फ्लैट, ऊपर से रूफ नहीं है, कार आगे बढ़ रही है, एयर आपके लिए कहां जा रही है? पीछे जा रही है। कुछ बोलोगे अगर आप आगे की तरफ, आगे रफ्तार कम, पीछे रफ्तार ज्यादा होगी, क्योंकि एयर बोलना क्या होता है? साउंड क्या होता है? साउंड एयर के मॉलिक्यूल में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उनसे बनता है, जो हमारे कानों तक पहुंचता है। तो अगर हम आगे की तरफ बोलेंगे तो ये ऐसी बात है जैसे कि पानी जा रहा है उस तरफ, मैं आ रहा हूं इस तरफ, ऑब्वियसली मेरी रफ्तार कम हो जाएगी। पानी के साथ जाऊंगा, रफ्तार बढ़ जाएगी। ये देखो, अर्थ ईथर में मूव कर रही है, कुछ रफ्तार है उसकी, कितनी हम नहीं जानते, कुछ है वी रफ्तार, और ईथर है ये मानना पड़ेगा। तब जाके हम ये बताएंगे कि लाइट की रफ्तार इतनी होती है ईथर के रिस्पेक्ट में। तो ईथर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ईथर कंफर्म। तो ईथर में अर्थ चल रही है, रफ्तार v। लाइट को छोड़ो आगे की तरफ, जब लाइट को आगे छोड़ेंगे, ईथर की वजह से आगे जाने वाली रफ्तार कम, टकरा के वापस आएगी, रफ्तार ज्यादा। हाँ ऑब्वियस है कि अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं, किसी कार में चल रहा हूं, सामने फेंकूंगा, रफ्तार मुझे कम लगेगी। उसके जब वो लौट के मेरी तरफ आएगी तो मुझे लगा कि वो बहुत तेजी से आ रही है लौट के मेरी तरफ। तो जब यहां पर एक मिरर लगा देंगे, सपोज लाइट सीधी गई, फिर टकरा के वापस आ गई। जब सीधी जा रही है तो ईथर के ड्रैग के कारण रफ्तार कम, लौट के आ रही है तो ड्रैग के साथ आ रही है, रफ्तार c+v, और अर्थ भी उसके पास जा रही है तो रफ्तार ज्यादा लगेगी, ऑब्वियस है। ठीक जैसे इसको लगी थी कि पास जा रहा लाइट के। एक परपेंडिकुलर छोड़ेंगे तो लाइट ड्रैग करके अपना मोशन बदल लेगी, ऐसे कैसे मर्जी। लाइट का मोशन कर्व पाथ बनेगा,
और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो रफ्तार है एक तरफ होगी कम, एक तरफ होगी ज्यादा, इधर एक अलग पैरामीटर निकलेगा। इसका जो पैरामीटर होता है इट इज डिफाइंड बाय अंडर रूट, मैं इधर लिखता हूं इसको, इधर जो परपेंडिकुलर गई है उसके दोनों पैरामीटर ऐसे करके होते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम, लाइट की रफ्तार अर्थ की रफ्तार निकालेंगे, ये आ जाएगा लगभग। इसका पैरामीटर c माइनस वी, सी प्लस वी होता है, इसका भी सेम होता है दोनों तरफ, चाहे लाइट आए चाहे लाइट जाए। अच्छा, ये दोनों जो लाइट की रफ्तार है और ये जो रफ्तार है, इन दोनों में फर्क है, ये अलग दिखता है और ये अलग दिखता है, नंबर भी अलग मिलेगा। तो जो लाइट पैरेलल जा रही है अर्थ के मोशन के, उसके वापस आने पर वो अलग टाइम पे आएगी, वापस ऊपर जो गई वापस आएगी वो अलग टाइम पे वापस आएगी, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या बना सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस को सेम कर ले, मीनिंग क्या कि जो मिरर है यहां पर वो डिस्टेंस सेम जैसे इसकी डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट पे जो गई है डिस्टेंस मतलब 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर जाएगी। तो डिस्टेंस को फिक्स कर लिया, तो टाइम में बदलाव आएगा। कौन सा टाइम, जब लाइट वापस लौट के एक पॉइंट पर आएगी। कहां से वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी। कहां पर आएगी, इस पॉइंट पर। तो जब लाइट इस पॉइंट पर वापस आएगी तो क्या होने वाला है, दोनों लाइट की रफ्तार अलग अलग है। इसकी रफ्तार अलग जो पैरेलल जा रही है, और ये परपेंडिकुलर वाली इसकी रफ्तार अलग है। तो लाइट की रफ्तार में डिफरेंस आने की वजह से यू विल गेट टाइम डिफरेंस। और जब लाइट एक नेचर की हो, सुनना ध्यान से, जब लाइट का नेचर एक हो, एक मतलब कोहेरेंट, हमने पढ़ा इंटरफेरेंस में 12th में कोहेरेंट। जब लाइट कोहेरेंट होती है और दो कोहेरेंट लाइट एक ही पॉइंट पे एक ही स्क्रीन पर अलग अलग टाइम पर आए, तो वहां पर एक फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एक इंटरफेरेंस बनता है। वो इंटरफेरेंस क्यों बना, क्योंकि लाइट की रफ्तार अलग अलग थी, इसीलिए। देखो ना, यहां पर डिस्टेंस फिक्स है, रफ्तार अलग अलग है। दो लाइट जो कोहेरेंट है एक ही पॉइंट पर आ रही है, ये गई उसी पॉइंट पे, ये गई उसी पॉइंट पे। जब सेम पॉइंट पे आएंगी अलग अलग टाइम पर, तो क्या होगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, एक फ्रिंज मिलेगा। क्यों मिला फ्रिंज, क्योंकि रफ्तार अलग अलग थी। रफ्तार क्यों अलग थी, क्योंकि अर्थ इस ईथर में चल रही है, इसलिए रफ्तार अलग अलग है। फिर से सुन लो, रफ्तार अलग अलग है जो दो लाइट वापस आएंगी। क्यों अलग है दोनों लाइट की रफ्तार, क्योंकि अर्थ जो वो ईथर में चल रही है, अर्थ चल रही है, यही तो प्रूफ करना था हमें, ये लिखा तो है मैंने, मोशन ऑफ अर्थ। मतलब इंटरफेरेंस मिलने से प्रूफ हो जाएगा कि अर्थ चल रही है। फिर से क्यों प्रूफ हो जाएगा, रफ्तार लाइट की अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि अर्थ ईथर में चल रही है, बस काम खत्म। तो माइकलसन मोरले का एम पूरा हो गया कि अगर वो ये बात को प्रूफ कर दें और उनको अगर एक इंटरफेरेंस मिल जाए इस पॉइंट पर, तो कंफर्मली प्रूफ हो गया कि अर्थ चल रही है। दूसरी वर्डिंग बोलूं अगर मैं, तो वो ये होगी कि यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट कर लिया है अगर इंटरफेरेंस मिल गया तो। न्यूटन ने क्या कहा था, देयर इज नो मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर इंटरफेरेंस मिल गया, देयर इज ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट विच कैन प्रूव, विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। ये उनका टारगेट था पहुंचने का, मेन गोल पर। तो लाइट इंटरफेरेंस, हमें कोहेरेंट लाइट क्यों चाहिए, ताकि हमें इंटरफेरेंस मिले। इंटरफेरेंस क्यों मिले, क्योंकि अर्थ चल रही है, बस हमें कोहेरेंट लाइट चाहिए। उसी को कोहेरेंट बनाने के लिए सेटअप डिजाइन किया गया। क्या सेटअप डिजाइन किया गया, लेट्स सी। सो लेट्स सी सेटअप। और सेटअप को जानने से पहले ना एक जरूरी बात और देखो, सेटअप अर्थ के अंदर बनाया गया था, इंस्टॉल किया गया था। जैसे हम अपने बैठे कमरे में ऐसे ही मान लो सेटअप इंस्टॉल किया है। अब कई सारे स्टूडेंट का डाउट ये आता है कि भैया सेटअप अगर
सर कमरे के अंदर है तो लाइट को कैसे हमने, अब ईथर तो स्पेस में है तो कमरे के अंदर बैठे बैठे कैसे, कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ईथर हर जगह है। यस, तभी तो लाइट हर जगह प्रोपेगेट करती है, ट्रैवल करती है। ईथर यहां भी है। अब आपको ये बात समझना और हजम करना आसान नहीं है। जैसे एयर, एयर यहां पर है, कैसे बताओगे, पकड़ पाओगे क्या, देख पाओगे क्या, नहीं। द सेम थिंग यू कैनॉट सी ईथर बट इट इज, क्योंकि लाइट प्रोपेगेट करके आती है। तो इसी कमरे में अब देखो, ईथर अगर यहां पर है, हाँ, तो हमारा कमरा कहां पर है, अर्थ पे। अर्थ क्या कर रही है, ईथर में चल रही है, तो कमरा भी तो चल ही रहा है ना। जैसे एक कार के अंदर एक बॉल मेरे पास है, वो कार चल रही है तो बॉल भी तो चल रही है। द सेम थिंग, यही भी वही है। तो वो कमरा चल रहा है आगे, ईथर जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में पीछे। तो यही है वो सेटअप जिसको हमने अर्थ पे बनाया, एक मरकरी के स्लैब पर। क्यों बनाया मरकरी के स्लैब पर, आई विल डिस्कस। ओके, सबसे पहले ये सोर्स जो कि लाइट को छोड़ेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेड कलर की, ब्लू कलर की, कोई भी एक कलर की लाइट होनी चाहिए। 12th में इंटरफेरेंस पढ़ा ना कैसे बनता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसके बाद इसी को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। सो वी नीड बीम स्प्लिटर विच इज यूजुअली कॉल्ड पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। ये बीम स्प्लिटर है जो बीम को स्प्लिट कर देता है इधर और इधर। ये ऐसे ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये बीम स्प्लिटर, ये मिरर 45 डिग्री के एंगल पर रखा गया था, इसलिए इसने एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर लाइट को भेजा। ओके, जब लाइट सीधी जा रही थी सी की रफ्तार से, तो ईथर पीछे जा रहा है, हम कह सकते हैं लाइट की रफ्तार सी माइनस वी। जब लाइट टकरा के वापस आएगी, रफ्तार कितनी होगी, सी प्लस वी, ऑब्वियस है। और इस बीम स्प्लिटर से इस मिरर की लेंथ m1 की लेंथ l पर है और m2 की लेंथ l पर है, डिस्टेंस सेम है। अच्छा, फिर लाइट ऊपर भी जाएगी, टकराएगी मिरर से, नीचे भी आएगी, और जब तक वो टकरा के आएगी, मिरर भी तो आगे बढ़ चुका है ना, तो पैटर्न कैसा बनेगा, ये रही लाइट की रफ्तार, लाइट को छोड़ा, ये अर्थ चल रही है, तो एक रिजल्टेंट स्पीड मिलेगी हमें। और वो स्पीड कितनी होगी, नाउ यू कैन यूज, ये क्या हमारे पास मिलने वाला है, ये लाइट की रफ्तार c इन द ईथर, ये अर्थ की रफ्तार v। लाइट की हमें कौन सी रफ्तार लेनी है, जो ऊपर की तरफ गई और वापस नीचे आ गई, कि हमारे लिए तो लाइट ऐसे गई ऐसे आई ना। जो लाइट की रफ्तार तिरछे जा रही है, स्लैंट हाइपोटेनस वे में, वो लाइट की रफ्तार बाहर वाले ऑब्जर्वर को दिखेगी तिरछे जाते हुए, हमें क्या, वापस सीधा आ गया। लेकिन इसी को अगर कोई बाहर से देखे तो क्या दिखेगा, उसको ऐसे गया है बाहर से। तो विद रिस्पेक्ट टू ईथर, दिस इज द वे इन विच लाइट विल ट्रेवल, बट विद रिस्पेक्ट टू अस, ये वाला पाथ होगा, वो ये पाथ होगा जो हमारे लिए जाएगी फिर वापस आएगी। ये कितनी होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से इट विल बी √c² माइनस v²। और जिस तरह से ऊपर गई उसी तरह से नीचे भी आएगी, ये जानते हैं। फिर लाइट ऐसे आएगी, अर्थ ऐसे चल रही है, तो वो सारे कंसेप्ट मिला जुला के एक लाइट की रफ्तार में डाउनलोड मिल जाएगी, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में रफ्तार है, ईथर, जो बाहर से देख रहा है, उसके लिए लाइट तिरछी गई है। ओके, तो √c² माइनस v² ऊपर, नीचे आएगी √c² माइनस v² नीचे आते वक्त। अब इसके बाद ये रफ्तार अलग, ये रफ्तार इन दोनों से अलग, मतलब पैरेलल वाली रफ्तार अलग, परपेंडिकुलर वाली रफ्तार अलग, दोनों मिलेंगी एक टाइम पर, दोनों मिलेंगी एक टाइम पर, और ये आ जाएगी टेलीस्कोप में। माना कि कुछ लाइट आगे भी चली जाएगी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जिस लाइट को समझना है और फोकस करना है वो यहां पर आनी चाहिए, स्क्रीन पर। तो उस स्क्रीन पर इन दोनों में रफ्तार की वजह से, पाथ डिफरेंस की वजह से, फेज डिफरेंस की वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंज, एक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। ओके, ठीक है। फिर से हम कोई ईथर को डिटेक्ट नहीं कर रहे कि ईथर है कि नहीं है, याद रख लो, ईथर है ये मानकर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, याद रख लो।
ईथर को मान के किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट ये, इसीलिए उनको पूरी उम्मीद थी, उनको एकदम उम्मीद थी, 100% उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इंटरफेरेंस मिलेगा, और मिला क्या पता नहीं, देखते हैं आगे तो कहानी के आगे क्या है। ओके, लेकिन उससे पहले उनके मन में एक लालच और आ गया। वो लालच ये आ गया, क्या हो अगर हम मैथमेटिक्स से ये पता लगा लें कि अर्थ की रफ्तार कितनी है, तो क्या होगा, सोने पे सुहागा। इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स की डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं, मैथमेटिक्स जो मैं करने जा रहा हूं, इट इज ओनली फॉर डिटेक्टिंग स्पीड एंड टू नो फ्रिंज पैटर्न। मतलब सारे मैथमेटिकल टर्म होंगे, फ्रिंज पैटर्न कितना बना, कितना शिफ्ट आएगा, कितनी रफ्तार होगी, तो मैं उसके लिए मैथमेटिक्स कर रहा हूं इधर। सो लेट मी डू जस्ट मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्या है एक बार देखते हैं। एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं चाहे तो, अभी भी एक्सपेरिमेंट अभी भी कर सकते हैं और रिजल्ट भी मिल जाएगा, तो हम मान लेंगे यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो गया। अरे फिजिक्स ऐसे काम नहीं करती है, वी नीड सम मैथमेटिक्स। कितना फ्रिंज पैटर्न आएगा, कितनी कहानी बनेगी, सो लेट्स बी सी। हाँ, और आप जानते हो हम किसके लिए मैथमेटिक्स कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस के लिए। सो व्हाट इज दैट, यूनिफॉर्म मोशन है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वहां से करते हैं। पैरेलल के लिए पहले तो 4 पैरामीटर हैं, पैरेलल में 2, आना जाना, परपेंडिकुलर में जाना वापस आना। तो पहले पैरेलल के लिए T1 निकालते हैं, T1 फॉर पैरेलल। सो लेट्स बी सी P, T1 पैरेलल, डिस्टेंस इज योर L, स्पीड पैरेलल पहले इस केस में गई, रफ्तार C, ईथर V, तो नेट रफ्तार C माइनस B, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दूसरी वाली पैरेलल तो सेकंड पैरेलल, सेकंड पैरेलल डिस्टेंस सेम है L, रफ्तार कितनी, लाइट ऐसे आ रही है, इधर भी ऐसे है, C प्लस V की रफ्तार। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा आने और जाने में, सो टोटल टाइम फॉर पैरेलल। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी ऐड करते हैं तो C माइनस V, अरे C प्लस में V, आगे करते हैं इसकी मैथमेटिक्स, तो क्या मिलेगा इधर ही कर देते हैं। ओके, L कॉमन तो T पैरेलल, L कॉमन 1 अपॉन C माइनस V, 1 अपॉन C प्लस V मल्टीप्लाई होगा, C माइनस V मल्टीप्लाई होगा, V से V कैंसिल, वी विल गेट 2C अपॉन में A माइनस B, A प्लस B का फॉर्मूला, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीनिंग C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। पहला बन गया, कमाल है। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत क्या है, छोड़ दो मैं इतना। नेक्स्ट, आगे हम C को कॉमन निकालना, डिवाइड करना, ये वो मुझे नहीं करना, आप कर सकते हो चाहे तो आगे, इट इज इनफ। दूसरा वाला करते हैं यहां पर परपेंडिकुलर वाला, तो ये पैरेलल के लिए आ गया, ये आ रहा है क्या वीडियो में, अच्छा ये भी आ रहा है, तो ये हो गया, हाँ हाँ ये 2C है, लो बोल दिया बस, रहने दो हिलाओ मत, इट इज 2C जो सबसे ऊपर जो दिख नहीं रहा है वीडियो में। ओके, पैरेलल के लिए का परपेंडिकुलर के लिए करते हैं, अरे पैरेलल परपेंडिकुलर तो एक जैसा P आ जाएगा, तो नोटेशन कुछ और बदल
तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के लिए टाइम, पहला परपेंडिकुलर जो ऊपर गई है, सो परपेंडिकुलर के लिए PERP, डिस्टेंस कितनी L, स्पीड कितनी √c² माइनस v²। वापस भी आएगी दूसरी वाली भी, डिस्टेंस सेम, स्पीड अभी भी उतनी है, टोटल निकालेंगे तो T परपेंडिकुलर विल बी L √c² माइनस v² प्लस L √c² माइनस v²। हाँ अरे तो हाँ L और L, ये भी नीचे वाला भी सेम है, नीचे वाले जब सेम होते तो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि T परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2L अपॉन में √c² माइनस v²। ये तो मैथमेटिक्स कहती है ना, हो गया। तो एक टाइम पीरियड ये आया और एक टाइम पीरियड वो आया, दोनों सेम दिखते हैं क्या? नहीं, आसपास है ही नहीं सेम दिखने लायक। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि टाइम में डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है। ये टाइम डिफरेंस क्या देगा? फ्रिंज पैटर्न ओके है। अब सुनो, इन दोनों को जब माइनस कर लेंगे ना, जब इसको और इसको माइनस कर लेंगे तो टाइम डिफरेंस कितना है ये हमारी क्लॉक से मिल गया हमें। मान लो L हमें नोन है, ये हमें दोनों में पता है, C कितना है ये भी पता है, टाइम डिफरेंस क्लॉक मेजर कर सकते हैं। स्पीड किसकी? ईथर की। वही स्पीड किसकी? अर्थ की। हो गया ना? तो हम यहां से मैथमेटिक्स का यूज करके अर्थ की स्पीड भी निकाल सकते हैं, थे कुछ भी, ठीक है। तो ये भी निकाल सकते थे, मतलब कि हम इसको फाइंड कर सकते थे, तो किया क्यों नहीं? जब फाइंड कर सकते थे तो किया क्यों नहीं? और यही तो मजा इस एक्सपेरिमेंट का, इतना खूबसूरत मैथमेटिक्स निकल के आई। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अर्थ की स्पीड मिल जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा। पूरी दुनिया को उम्मीद थी, हुआ नहीं ऐसा। हाँ बस एक चीज हुई, वो क्या? इंटरफेरेंस मिला इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस मिल गया तो हो तो गया यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट ना। इंटरफेरेंस मिला था, क्यों? ये माना उन्होंने जो बीम स्प्लिटर है वो परफेक्ट 45 पर है। ये कैसे बताएंगे? कुछ एरर तो रहेगी, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकती है। उस एरर से अगर इंटरफेरेंस मिला तो हम कैसे बताएंगे कि लाइट की वजह से क्या इंटरफेरेंस मिलना था? कहने का मतलब, इस बॉल को मैंने ऐसे उछाल दिया, चौक को, चौक मेरे हाथ में नहीं, उधर गिरी है सपोज, तो यहां पर क्यों गिरी? सपोज कि मैंने चौक को ठीक से नहीं उछाला होगा, ऐसे करके उछाला, कुछ एंगल पे गिरी होगी ये, और क्या मेरे हाथ में आई? नहीं आई, वो उधर गिर गई। अब वो उतनी दूरी पे गिरी है, हो सकता था कि यहां पर गिर जाए, मानो कि चौक है यहां पर, इसको उछाला, यहां पर आना चाहिए था, यहां पर आई है। मेरा दिमाग कहता है कि ये जो यहां पर आई है इसको असल में यहां आना चाहिए था। तो इतना शिफ्ट है, अगर ये शिफ्ट हमें पता हो तो हम कह सकते हैं कि लाइट ने, और जो इंटरफेरेंस मिला है वो लाइट की वजह से मिला है, ये शिफ्ट अगर हो तो। लेकिन ओरिजिनल शिफ्ट तो हमारे पास था ही नहीं, जो एक्सपेरिमेंट से मिस्टेक आनी चाहिए वो पहले तो हमारे पास था ही नहीं, ये पहली बार अटेम्प्ट है। तो हम कैसे बताएंगे कि लाइट की वजह से कितना शिफ्ट है और एक्सपेरिमेंट एरर की वजह से कितना शिफ्ट है? ये कैसे बताएंगे? क्योंकि पहली बार सब कुछ हुआ, शिफ्ट हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट एक ही बार आया। वो फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेरिमेंटल एरर से कितना था, लाइट से कितना है, कैसे बताएंगे? मानो कि लाइट की वजह से शिफ्ट आया, मैं एग्जांपल की तरह बताऊं तो शिफ्ट कुछ ऐसा आया, मान लो ब्राइट
डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा शिफ्ट आया मानो एक्सपेरिमेंट के बाद। अब हमें कैसे पता कि ये शिफ्ट इसकी वजह से है कि लाइट की वजह से है? अगर हमें पता हो ये चीज कि एक्सपेरिमेंट की वजह से जो ओरिजिनल शिफ्ट ऐसा था, मान लो कि ऐसा मान लो कि पॉसिबल हो सकता कि एक्सपेरिमेंट की वजह से वो शिफ्ट अगर ऐसा मिलता हमें, तो हम कह सकते थे डिफरेंस है। लेकिन ये तो था ही नहीं हमारे पास, ये तो हमारे पास था ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे डिफरेंस क्या है? लाइट की वजह से जो शिफ्ट आया वो कितना आया, कैसे बताएंगे हम? वो शिफ्ट लाइट की वजह से आया कि इसकी वजह से आया? नहीं बता सकते। और इसी को बताने के लिए, इसी को पता करने के लिए सेटअप को मरकरी पे रखा और घुमा दिया 90 डिग्री से। 90 डिग्री से घुमाने पर शिफ्ट बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा शिफ्ट? शिफ्ट क्यों बदल जाएगा? बहुत आसान है। जो अर्थ के पैरेलल लाइट थी, अब वो लाइट पैरेलल से परपेंडिकुलर बन जाएगी, परपेंडिकुलर वाली पैरेलल बन जाएगी, टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। ब्राइट डार्क की जगह पे डार्क ब्राइट मिलेगा। डार्क ब्राइट मतलब कि पहले ब्राइट डार्क था तो अब डार्क ब्राइट मिलना चाहिए। और आपके दिमाग में क्वेश्चन का भंडार। सेटअप को घुमाया तो घुमाने से क्या बनेगा? तो सुनो, सेटअप कहां पर है? अर्थ पर है। ये लाइट की रफ्तार ऊपर नीचे कौन देख रहा है? अर्थ वाला। रफ्तार कम ज्यादा हुई कौन देख रहा है? अर्थ पर। जब सेटअप को घुमा देंगे, अगर सेटअप को घुमा दिया, इसका मतलब क्या कि अर्थ को घुमा दिया। सपोज हमने सेटअप को घुमा दिया तो इधर ऐसे आ रहा था हमारे लिए, है ना। अब हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया कि जो लाइट पैरेलल जा रही थी उसको इधर यहां डिटेक्ट कर, मतलब यहां पर उसको अफेक्ट पहुंचा रहा था। और वो लाइट ऐसे हो गई तो उसको एक रिजल्टेंट देगा, वो तिरछा रिजल्टेंट। कहने का मतलब कि जो इफेक्ट ऐसे और ऐसे आ रहा था, अब वो ऐसे और ऐसे आएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब हम सेटअप को घुमाएंगे, क्या अर्थ खुद घूमेगी? सपोज कि आप कार के अंदर है, ठीक। कार के अंदर सामने एक कोई वॉल है, वॉल, सॉलिड वॉल, उसमें बॉल को मारते हो, ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऊपर से फ्लैट है, कार ओपन है, ऐसे मारा, हवा की वजह से रफ्तार कम, टकरा के बड़ी तेजी से आ गई। वो मेरे से महसूस करना। उस सेटअप को जब मैं घुमा दूंगा, जो तेजी और हल्की ऐसे पता लग रही थी, अब वो यहां से अलग लगेगा हमें। यहां पर मारने से क्या हो रहा है? बॉल हमारे पास कोई चेंज नहीं है रफ्तार में, जिस रफ्तार से गई उस रफ्तार से आएगी। पहले तेज धीरे, है ना, ऐसे फेंका, धीरे गई, तेज आ रही है, और घुमाने से सेम रफ्तार होगा। ऐसा चेंज। तो हम सामने सामने थे तो रफ्तार पहले अलग थी, अब हमारे लिए उसी बॉल को मार रहे हैं, रफ्तार अलग है। अब इस वजह से क्या होगा? जो फ्रिंज पैटर्न है, जिस लाइट को पहले आना था वो लाइट बाद में आएगी। अब किसको पहले आना था? अब इस पूरी कहानी में इसको दोबारा समझते हैं। देखो, जो लाइट पैरेलल गई थी यहां से निकल के, और जो लाइट परपेंडिकुलर गई थी, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, ये लौट के यहां पर आएगी, ये लौट के यहां पर आएगी। इन दोनों में